नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं। जॉर्ज ऑरवेल का कालजयी उपन्यास 1984। हाँ, ये 1949 में आया था, लेकिन इसकी गूंज आज भी उतनी ही ताकतवर है। बिल्कुल। और वो एक लाइन है ना इसकी, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होती है। सही कहा, जैसे किसी अंधेरी, डरावनी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है, करीब 1000 शब्दों की। अच्छा। हाँ, जो इसके सार, इसके जो मुख्य विषय है और आज के समय में ये क्यों जरूरी है, इस पर बात करती है। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि इस समीक्षा के जरिए उपन्यास के जो गहरे संदेश हैं उनको समझें। बिल्कुल। और ये भी कि ये आज भी एक चेतावनी की तरह क्यों लगता है। कहानी तो विंस्टन स्मिथ की है ना? हाँ, विंस्टन स्मिथ ओशिनिया नाम के देश में रहता है, जहां पार्टी का राज है। और पार्टी का मुखिया वो रहस्यमयी बिग ब्रदर, जिसका चेहरा हर दीवार पर, हर स्क्रीन पर। और विंस्टन का काम सत्य मंत्रालय में। हाँ, मतलब इतिहास को बदलना, पार्टी जो चाहे वही सच बना देना। लेकिन वो अंदर ही अंदर इस सब से नफरत करता है, विद्रोह करता है, जिसे वहाँ थॉट क्राइम यानी विचार अपराध कहते हैं। और फिर उसकी मुलाकात जूलिया से होती है, एक तरह का गुप्त प्रेम, एक छोटा सा विद्रोह हाँ, वो हिस्सा थोड़ी उम्मीद जगाता है। लेकिन समीक्षा बताती है कि कहानी का असली डर उसके अंत में छिपा है, जब पार्टी उसे पकड़ लेती है। ओह। और फिर वो भयानक यातनाएं, मानसिक रूप से उसे पूरी तरह तोड़ देना, और अंत में विंस्टन का समर्पण। वो बिग ब्रदर से प्रेम करने लगता है। ये तो बहुत, मतलब, निराशाजनक अंत है। हाँ, और शायद इसीलिए इतना असरदार भी। चलिए समीक्षा के विश्लेषण पर आते हैं। पहला बड़ा मुद्दा तो यही है, अधिनायकवाद और निगरानी। हाँ, पार्टी का वो पूरा कंट्रोल, लोगों की हर हरकत पर नजर। पूरी तरह से। और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ बाहरी कंट्रोल नहीं था, वो टेलीस्क्रीन। हाँ, जो हर घर में लगी थी, वो सिर्फ देखती नहीं थी, सुनती भी थी। मतलब प्राइवेसी जैसा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल खत्म। और समीक्षा इसकी तुलना आज के जमाने से कैसे करती है? वो कहती है कि ऑरवेल की निगरानी तो फिर भी बाहरी थी, टेक्नोलॉजी पर आधारित। आज के डिजिटल युग में वो चीज ज्यादा पेचीदा हो गई है। कैसे? सोशल मीडिया, डेटा कलेक्शन, हम अनजाने में, बल्कि कई बार अपनी मर्जी से अपनी जानकारी दे देते हैं। तो निगरानी का तरीका बदल गया है, ज्यादा सूक्ष्म हो गया है। ये तो सोचने वाली बात है कि हम खुद इसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छा, और फिर वो भाषा और विचार पर कंट्रोल, न्यूज स्पीक। हाँ, न्यूज स्पीक। समीक्षा इसे बहुत अहम मानती है। ये सिर्फ भाषा को छोटा करना नहीं था। तो फिर क्या था? ये शब्दों को मिटाना था, ताकि सोच ही सीमित हो जाए। अगर आपके पास आजादी या विद्रोह जैसे शब्द ही ना हो, तो आप वैसा सोचेंगे कैसे? बाप रे, मतलब भाषा से दिमाग पर कब्जा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है डबल थिंक, एक ही वक्त में दो उल्टी बातों पर यकीन करना। जैसे वो नारे थे, युद्ध ही शांति है। हाँ, आजादी गुलामी है, अज्ञानता ही शक्ति है। ये नारे पार्टी के कंट्रोल को दिखाते हैं। दिमाग को ऐसा उलझा दो कि सवाल ही ना उठे। इसका मतलब तो ये हुआ कि सच वही है जो पार्टी का है, चाहे वो कितना ही बेतुका क्यों ना हो। बिल्कुल। और यहीं सत्य मंत्रालय का रोल आता है। समीक्षा कहती है कि उसका काम ही यही था, इतिहास को लगातार बदलना, ताकि पार्टी हमेशा सही साबित हो। हाँ, आज का सच कल का झूठ बन सकता था अगर पार्टी चाहे। ये सत्ता का यथार्थ को तोड़ने मरोड़ने का सबसे भयानक उदाहरण है। और समीक्षा इसे आज के फेक न्यूज या जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रूथ एरा उससे जोड़ती है। जी हाँ, आज भी तो यही हो रहा है ना। जानकारी को इस तरह पेश किया जाता है कि सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सही कहा। और इस सब के बीच विंस्टन, समीक्षा उसे कैसे देखती है? एक हीरो जो हार गया? समीक्षा उसे एक आम इंसान की तरह देखती है, जिसमें थोड़ी हिम्मत थी, विद्रोह की चिंगारी थी, लेकिन वो व्यवस्था की ताकत के आगे टिक नहीं पाया, टूट गया। उसकी हार असल में यथार्थ की कड़वी सच्चाई दिखाती है। जूलिया का विद्रोह थोड़ा अलग था, ज्यादा निजी। वो व्यवस्था बदलना नहीं चाहती थी, बस उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। हाँ, एक तरह से। शायद इसीलिए पार्टी उसे वैचारिक रूप से कम खतरनाक मानती थी। और ओब्रायन, वो तो पार्टी की क्रूरता और धोखे का प्रतीक है। और ऑरवेल की लिखने की शैली? समीक्षा उसके बारे में क्या कहती है? भाषा बड़ी सीधी लगती है। हाँ, समीक्षा कहती है कि ऑरवेल की भाषा सीधी, सपाट, लेकिन बहुत असरदार है। कम शब्दों में वो एक पूरा डरावना माहौल बना देते हैं। और उन्होंने जो शब्द गढ़े, बिग ब्रदर,
थॉट क्राइम, न्यूज पीक। वो आज भी इस्तेमाल होते हैं। ये उनकी लिखाई की ताकत है। वो हमारी सोच का हिस्सा बन गए। तो सबसे अहम सवाल पर आते हैं, आज ये उपन्यास इतना प्रासंगिक क्यों है? समीक्षा का क्या कहना है इस पर? समीक्षा का निचोड़ यही है कि 1984 कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक आईना है। डिजिटल निगरानी, डेटा का दुरुपयोग, सोशल मीडिया पर विचारों का नियंत्रण, प्रोपेगेंडा, मीडिया मैनिपुलेशन। हाँ, ये सब चीजें आज हमारे आसपास हैं। ऑरवेल ने जिन तकनीकों और मानसिक दबावों की कल्पना की थी, वो आज ज्यादा चालाकी से, शायद ज्यादा असरदार तरीकों से मौजूद हैं। इसीलिए ये आज भी इतना डरावना लगता है। बिल्कुल, एक भविष्यवाणी की तरह। तो अगर इस पूरी चर्चा का, इस समीक्षा का सार निकालें, तो मुख्य संदेश क्या है? संदेश बहुत साफ है। 1984 एक चेतावनी है कि जब सत्ता पर कोई अंकुश नहीं रहता, तो वो व्यक्ति की आजादी, उसकी सोच, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी कुचल सकती है। विंस्टन की हार इसी का प्रतीक है। हाँ, कि आजादी के बिना जीवन कैसा खोखला और बेमानी हो जाता है। ये उपन्यास हमें सिर्फ डरना नहीं सिखाता, बल्कि आगाह करता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सवाल है कि आज की दुनिया में, जहां निगरानी और सोचना पर नियंत्रण के नए नए तरीके आ रहे हैं, हाँ, वहां हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सच को कैसे बचा सकते हैं? कहीं हम अनजाने में ही किसी नए बिग ब्रदर को तो ताकत नहीं दे रहे?